स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हमारी मेंस 100 डिस्कशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के बारे में। आप जानते हैं कि मेंस 100 स्टडी IQ का एक इनिशिएटिव है जहां पे हम हमारी तरफ से आपकी मदद करना चाहते हैं फॉर मेंस 2022। सितंबर मिड से मेंस की एग्जाम शुरू हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल आपको GS पेपर 3 में मिलते हैं, जहाँ पे आपको दूसरे भी सवाल मिलते हैं। इनफैक्ट आपने पहला अप्रोच का क्लास देखा होगा जिससे आपको एक आइडिया आ गई होगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाना मुश्किल हो जाता है। और परहैप्स ये हमारा सबसे मुश्किल क्लास भी होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में चीज़ें कुछ इस तरह से बदल रही है, कुछ इस तेज़ी से बदल रही है कि आए दिन आपको एक नया टॉपिक मिल जाता है, एक नया आइडिया मिल जाता है जिसपे पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन बन सकता है। हम लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि द प्राइम फोकस वुड बी रादर ऑन करंट अफेयर्स से जोड़कर आपको टॉपिक्स आ जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी या फिर इन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रिपरेशन होती है प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक होती है। जैसे ICT में हम लोगों ने पहले जब प्रीलिम्स के लिए चर्चा की थी, आपको याद होगा लक्ष्य डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी वाईफाई के बारे में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, टच स्क्रीन कैसे काम करता है। यानी कि रोज़मर्रा की आपकी लाइफ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं या फिर उनके ऊपर हमारा फोकस है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक। लेकिन यहाँ पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग थीम्स के बारे में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करेंगे। दूसरे जो कॉन्सेप्ट है जहाँ से सवाल बन सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, क्योंकि जनरली आपको ये समझना है कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, और उस टेक्नोलॉजी को रियल लाइफ में लाने के लिए इश्यूज क्या आ सकते हैं, व्हाट आर दी पोटेंशियल चैलेंजेस, और उसके लिए हमें करने की क्या जरूरत है। इसी फ्रेमवर्क में आपको सवाल भी आ जाते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज हमारी ICT की डिस्कशन। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया। आप जानते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है कई सालों से। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 9 पिलर्स थे, अभी भी 9 पिलर्स हैं। फर्स्ट इज ब्रॉडबैंड हाईवे, सेकेंड इज पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, यानी कि पब्लिक रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे एक्सेट्रा आपको पब्लिक इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। दिल्ली में कई जगह पे आ चुकी है। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम बनाएगी सरकार। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, यानी कि मोबाइल फोन्स सभी के पास होने चाहिए। IT फॉर जॉब्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, IT फॉर जॉब्स, कई सारे बिजनेस मॉडल्स अभी बन चुके हैं इस चीज़ के ऊपर भी। आपने देखा होगा ई क्रांति, जहाँ पे सरकार की जो सर्विसेज है उसको आप तक डिलीवर करेंगे। दिस इज द 7th पिलर। 8th पिलर इज द ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। गवर्नेंस पेपर में आई होप कि आपने ई गवर्नेंस की क्या नए इनिशिएटिव्स है इसके बारे में थोड़ा चर्चा की होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज दी 9th पिलर। तो इन 9 पिलर्स को लेकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, कई साल हो चुके हैं। और उसकी प्रोग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आज इंडिया ट्रूली एक डिजिटल कंट्री बनने की राह पे निकल चुका है। अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है, इमेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर डेमोग्राफी, जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर पॉपुलेशन हम लोग एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट बनते हैं। पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया। और डिजिटल एवेन्यूज में या फिर डिजिटल मार्केट के दृष्टिकोण से चाइना और इंडिया सबसे 2 बड़े मार्केट बनते हैं। ऑफकोर्स जो भी मैं आपको नंबर्स बताऊंगा इससे नंबर्स चाइना के हाई हैं, सेकेंड नंबर पे हम ही आते हैं। कितने मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में? 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स। इसमें से 76 करोड़ 76 करोड़ पीपल दे यूज मोबाइल इंटरनेट। इमेजिन कीजिएगा, यानी कि स्मार्टफोन से इतने सारे यहाँ पे इंटरनेट लोग इतना इस्तेमाल करते हैं। इतने तो एक देश की पॉपुलेशन नहीं होती है, राइट। अप्रोक्सीमेटली US की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास होगी, हमारे पास 76 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूजर्स है। 5 साल पहले दिस नंबर वॉज हाफ वे, 34 करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी वो डबल हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया का जो 4G मोबाइल डेटा ट्रैफिक है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है।
2021 में 31% इंक्रीज हुआ था कंपेयर टू 2020। अभी ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल यानी कि 76 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूजर से एवरेज यूजर 17 GB, आई एम रिपीटिंग, 17 GB डेटा इस्तेमाल करता है एक महीने में। दैट मीन्स डेटा हैज बिकम द न्यू कमोडिटी। इसके अलावा हमारे पास 60 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ से थोड़ा सा कम, फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड यूजर्स भी है। ब्रॉडबैंड यूजर जैसे कि जियो फाइबर है, एयरटेल जो एक्सट्रीम फाइबर है, जो BSNL का फाइबर आता है, या फिर जो वायर्ड नेटवर्क आते हैं ब्रॉडबैंड, जो आपका वाईफाई का जहाँ पे डोंगल लगा के आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, 50 से 60 करोड़ के बीच आपको ये नंबर मिलेगा। ह्यूज नंबर्स। अब ये नंबर्स मैंने आपको बताए क्यों? प्लीज ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑफ दीज नंबर्स। इनफैक्ट इनको अभी नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी मदद करेंगे आपके, स्पेशली इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अगर कोई सवाल है डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ, या फिर अगर सवाल है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो ये नंबर्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे टू बिगिन द आंसर। कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, इतने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है, यानी कि डिजिटल इंडिया के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी मदद करेगा आपको। ऐसे में भी ये डेटा काफ़ी मदद करेगा। आपको ध्यान रखना है वी कम एट नंबर 2 स्पॉट। ऑफ कोर्स नंबर 1 इज चाइना। चाइना के नंबर्स इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स, सब कुछ हाई है। ऑलराइट, तो ये नंबर्स आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग डिजिटल की जब भी बात करें, डिजिटल से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी, स्पेशली मेंस के दृष्टिकोण से। कुछ जेनेरिक आपको चैलेंजेस बता रहा हूँ टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोगों ने ऑलरेडी कदम बढ़ा दिया है। ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। उसका प्रोग्रेस या फिर इम्प्रूवमेंट मैंने आपको बताई। आजकल कोविड-19 के दौरान में हम लोगों ने देखा कि डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। लेकिन इन जनरल इंडिया में डिजिटल से जुड़ी हुई चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी प्रॉब्लम है। स्पेशली देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था भारत नेट प्रोजेक्ट या फिर NOFN प्रोजेक्ट, उसके तहत ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी की इशू होती है। यानी कि रूरल एरिया में उतना ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी भी आपको नहीं मिलेगी, या फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे समझ लीजिए आपको नेटवर्क नहीं आता, जैसे कि देयर आर जंगल एरियाज, देयर आर एरियाज वेयर लूपहोल्स इन द इंटरनेट, लूपहोल्स इन कनेक्टिविटी, वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दूसरा प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड की है इंडिया में, यानी कि अर्बन और रूरल एरियाज में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा यूजर्स इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स रखते हैं, और मोस्ट ऑफ द डेटा कम्स फ्रॉम अर्बन। रूरल एरिया में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। प्लीज रिमेंबर, रूरल एरिया में भी नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अब ये क्यों? मैंने आपको बताया कि 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, जिसमें से 76 करोड़ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे गैप, वो आपको मोस्टली रूरल एरियाज में मिलेंगे। इसके अलावा एक जेनेरिक प्रॉब्लम इंडिया में डिजिटल डोमेन के साथ है डिजिटल इलिटरेसी। अब इसको आपको समझना है कि इन जनरल इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, 20% से भी ज़्यादा इलिटरेसी रेट है इंडिया में, यानी कि लिटरेसी रेट हैज़ रीच्ड अराउंड 75%। 2011 सेंसस के अनुसार, 2021 का सेंसस आएगा। अब लिटरेसी के अंदर भी जब हम लोग डिजिटल लिटरेसी की बात करें, वो काफ़ी लो है, स्पेशली रूरल एरियाज में। डिजिटल इलिटरेसी इज अ प्रॉब्लम टुवर्ड्स अचीविंग द ट्रू डिजिटल इंडिया दी टारगेट, राइट। इसके अलावा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर डिजिटल इलिटरेसी है, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। इनफैक्ट इस पूरे थीम में, जैसे ही ICT में आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं। डेटा के बारे में बात करेंगे तो डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, राइट। बहुत ज़रूरी चीज़। इसके अलावा रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स इन जनरल इंडिया में काफ़ी होते हैं। जब भी डिजिटल डोमेन में आपको 5G एलोकेशन, 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है, आपको रेगुलेटरी मेजर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे। उसके बाद आपको दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज जैसे TRAI होगा, गवर्नमेंट बॉडीज़ होगी, बहुत सारी बॉडीज से, रेड टेपिज्म से गुजरना पड़ता है। दिस इज अ जेनेरिक इशू टुवर्ड्स अचीविंग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप स्टक हो जाओ, राइट। जब आप समझ लीजिए एग्जाम में स्टक हो जाइए, तो या फिर आपको कोई सवाल आया है जहाँ पे आपको लग रहा है पॉइंट मुझे याद नहीं है, तो थिंक ऑफ दीज थिंग्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइड, कैन आई इंक्लूड दीज पॉइंट्स समहाउ इन माई आंसर्स। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लिखना है, बट दिस इज जस्ट योर फ्रेमवर्क, एन आउटर फ्रेमवर्क, जिससे कि आप चीज़ों को ध्यान रखें। एटलीस्ट 5 पॉइंटर्स आप ध्यान रखोगे, इसको आप मिक्स एंड मैच करके आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आज के पहले टॉपिक पे चलते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बज़वर्ड भी है AI। इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप क्या है इंडिया में, किस तरह की एप्लीकेशंस हम लोग देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति क्या क्या इनिशिएटिव्स आ चुकी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्केलेबिलिटी में यानी कि डे टू डे लाइफ में मुझे लेकर आना है तो मुझे क्या चैलेंजेस दिखाई देंगे आगे चल के, और इन चैलेंजेस को हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। दीज आर द थीम्स ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट अपीयर, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले आपको समझना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फजी लॉजिक हो, इसका मतलब है मशीन खुद ब खुद चीज़ें सीख जाएगी। ऑलराइट, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस इज हियर, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन शोज दैट इंटेलिजेंस फैक्टर। लेकिन मशीन के पास क्या? मशीन के पास एक सिंपल लॉजिक है, मशीन को मैंने A to B करने को बोला वही करेगा। लेकिन मशीन अगर सीखेगा कि मैं कितनी बार A to B करने को बोल रहा हूँ, देन दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। हाउ मेनी टाइम्स आई से मूव फ्रॉम A to C? आई होप यू अंडरस्टैंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रॉड स्ट्रीम्स आते हैं। पहला स्ट्रीम है मशीन लर्निंग, कि मशीन आपकी रिक्वायरमेंट को पहले से ही समझे, उन चीज़ों को कर दे। मशीन लर्निंग यानी कि जैसे कि एलेक्सा है, अब एलेक्सा को आपने बोल दिया, हाय एलेक्सा प्ले वन पर्टिकुलर सॉन्ग। अब एलेक्सा को ये समझ में आएगा कि भैया आपको इस फिल्म का ये गाना पसंद है, तो आगे एलेक्सा मशीन खुद ही लर्न करके आपको बोलेगी कि पहले आपने ये गाना सुना था तो शायद आपको ये गाना पसंद आएगा आगे चल। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का दूसरा स्टेज होता है मशीन इंटेलिजेंस। स्लोली एंड स्टडीली मशीन खुद ही इंटेलिजेंट बनना शुरू होता है। फाइनली स्टेज आता है मशीन कॉन्शियसनेस का, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटियंस का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉन्शियसनेस आ जाएगी, उसकी भी फीलिंग्स आ जाएगी, वो भी एक इंसान, नॉट एग्जैक्टली इंसान बट इंसान की तरह उसको भी फीलिंग्स आ जाएगी, जैसे कि एक रोबोट विद अ फीलिंग। दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कई सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे एलेक्सा मैंने आपको उदाहरण दे दिया, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार है। दिस इज नथिंग बट मशीन लर्निंग आइडिया। मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई मेरी कार मेरे घर से ऑफिस आ जाए। अब वो कार सेल्फ ड्रिवन है, खुद ही देखेगा, क्योंकि खुद ही देखेगा कि इनपुट करेगा, गूगल मैप्स में जाएगा, इनपुट करेगा राहुल्स होम टू राहुल्स ऑफिस, और फिर ड्राइव करना शुरू करेगा, क्योंकि ट्रैफिक का तो डेटा उसको मिल रहा है। आगे जो भी टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करके इट कैन कम, जैसे कि चैटबॉट्स है। चैटबॉट्स आर अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडियाज। चैटबॉट आपने देखा होगा, अगर आपके पास जोमेटो या स्विगी है, पहले बोलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी, आप बोलोगे खाना कहाँ पे है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको आंसर देगा कि बंदा ऐसा ऐसा आ रहा है, क्या उससे बात करना चाहते हो, द डिलीवरी एजेंट। या फिर आप बोलोगे खाना अच्छा नहीं है, वो डिलीवरी एजेंट के पास ले जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स which are the beginning of artificial intelligence. It starts with machine learning, machine intelligence and then machine consciousness. Alright? अब अगर हम लोग बात करें applications of artificial intelligence कहाँ हो सकती है, कहीं पे भी सोच लीजिए, एवरीवेयर। जैसे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कैमरा का, जिस कैमरा पे भी कर रहा हूँ, इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ लॉजिक जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है मैं अगर मैं मूव हो जाऊँगा तो वो ऑटो जूम इन कर देता है, जूम इन जूम आउट कर देता है। दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द एप्लीकेशंस। तो आपको हर जगह मिलेंगे, ऑटोमोबाइल में, सेल्फ ड्रिवन कार्स, बिजनेस में आप ऑटोमेशन कर सकते हो, बिजनेस में फोरकास्टिंग करने के लिए, आपकी मार्केट रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, एजुकेशन में एजुकेशन काउंसलिंग के लिए, कि आप कुछ टेस्टिंग करोगे और स्टूडेंट को बताओ कि भैया दिस इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रीम फॉर यू। या फिर फाइनेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ए आई बेस्ड हेल्थ केयर। मैंने आपको उदाहरण दिया था नैनो टेक्नोलॉजी की, जब हम लोग बात कर रहे थे, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सम सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली बताएगा हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीप कर देगा, या फिर आपको डायबिटीज़ का इशू हो रहा है तो कुछ आपको इंडिकेशन दे देगा। या फिर एक क्लासिक एग्जांपल है हेल्थ केयर का, जो हम लोग वेरिएबल घड़ी पहनते हैं, आप एप्पल वॉच है, जो भी आपकी हेल्थ वाली जो वॉच आपने देखी होगी, अगर एक ही जगह पे बैठे रहे तो आपको बोल देगा भाई उठ के चलो, वॉक करने का टाइम हो गया। दैट्स एन एग्जाम्पल इटसेल्फ। तो एप्लीकेशंस आपके इनन्यूमरेबल निकलेंगे, जहाँ पे भी आप सोचो वहाँ पे एआई का एप्लीकेशन जरूर निकल सकता है, राइट। सो एप्लीकेशंस आर मेनी। लेकिन इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं और इसका पोटेंशियल हम लोग समझ चुके हैं या नहीं? देखिए, सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल समझ चुकी है, तो इसीलिए कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आई, जैसे कि हमारा नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2018 में। नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है, जहाँ पे नीति आयोग नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चला रही है।
इसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वाइन किया हुआ है। इंडिया का 2020 में प्रोग्राम भी आया था रेज मतलब रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शंस को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं। जैसे कि एआई इन सिक्योरिटी, स्पेशली एआई इन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पब्लिक सेफ्टी के लिए। अब कैमरास है, जैसे कि हर जगह आपकी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी कैमरा से आपने देखा कि कहीं पे पब्लिक सेफ्टी का थ्रेट आपको लग रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल है, आपको लग रहा है कि उसके हाथ में गन है, राइट, तो सिक्योरिटी कैमरा से ही डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि इस एरिया में थ्रेट का कोई फोरकास्ट हो सकता है, कुछ उस तरह की आइडिया। या फिर फ्यूचर स्किल्स प्राइम है, जहाँ पे स्किलिंग के लिए बनाया सरकार ने इंडियाज टेक्नोलॉजी स्किलिंग हब, इट हैज़ बीन स्टार्टेड। इसके अलावा ऐरावत एक प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, सरकार ने इसको भी क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग सेंटर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स भी बनाए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपना खुद का जो एमसीए डेटाबेस होता है उसमें एमसीए 3.0 फ्रेमवर्क लाया, जहां पे एआई बेस्ड रिपोर्टिंग वो लोग करने वाले हैं। इसके अलावा एजुकेशन के दृष्टिकोण से आईआईटी हैदराबाद में पहली बार बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। हम जानते हैं कि बीटेक में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ सकते हो। अभी एक नया कोर्स आ जाएगा, बीटेक में स्पेशलाइजेशन आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्यों? क्योंकि एआई में हमें स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए। इनफैक्ट इसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स होंगे, उनका भी लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि एआई के ऊपर सवाल आ गया, सरकार एआई के लिए क्या कर रही है और हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। तो यू नीड आइडियाज ओवर दिस। अब इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, मैंने आपको बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन को सिखाना है। मशीन जब लर्निंग करेगी, मशीन इंटेलिजेंस डेवलप होगी, तो मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। अब जैसे मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो अगर मशीन लर्निंग, जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा सब कुछ बता देगी कि गेट अप, टाइम इज़ 7 AM, फिर रेडी हो गए। फिर उसने मेरे को 7:30 बजे ये भी बताया, 7:30 बज गए भाई, रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस जाना है। या फिर आपको बता देगी आपके रूट पे, इस रूट पे बहुत ट्रैफिक है, तो आप कहीं और से चले जाओ। सो दीज थिंग्स हेल्प मी इन माई लाइफ, राइट, इन जनरल। तो एआई को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई कैपिटल कॉस्ट। इनिशियली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉस्ट ही लगेगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, उसकी स्केलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, इंटरऑपरेबिलिटी देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इवेंचुअली मैं उसको ला सकता हूँ अपने रियल टाइम लाइफ में। जैसे एलेक्सा का कॉस्ट भी आप देख रहे हो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में एलेक्सा कॉस्ट वॉज वेरी हाई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इट इज़ कनेक्टेड टू डेटा, क्योंकि एवरी डे का डेटा रिलीज होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर उस एलेक्सा को मेरे बारे में सीखना है, मैंने बोला ये गाना चलाओ, आज उसने वो नोट कर लिया, कल मैंने बोली ये गाना चलाओ, तो एलेक्सा ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ डेटा। एंड फॉर वर्किंग वी नीड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड में डेटा होना चाहिए, और इंडिया में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, दिस इज अनदर इशू। इसके अलावा हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। पहला इंस्टीट्यूट है आईआईटी हैदराबाद जहाँ पे बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ। इससे पहले एमआईटी था, मैसाचुसेट्स, इट्स नॉट इन इंडिया, यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड बैचलर प्रोग्राम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुए थे। तो हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स की भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इन जनरल डेटा, पुअर क्वालिटी डेटा, अभी भी हमारे पास कई सारा एनालॉग से डिजिटल नहीं हुए हम लोग, डेटा जो डिजिटल में हुआ है वो भी पुअर क्वालिटी है। इसके अलावा इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेटा सिक्योरिटी में। इसलिए मैंने आपको बताया ये जो सिक्योरिटी वाला इशू है, ये आपको पूरा आईसीटी में हर जगह मिलेगा, एवरीवेयर यू विल फाइंड द इशू ऑफ सिक्योरिटी। इसके अलावा इन जनरल पुअर एथिकल कंट्रोल इज वन प्रॉब्लम इन इंडिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग पहला स्टेज है, उसके बाद मशीन इंटेलिजेंस आ गया, उसके बाद मशीन कॉन्शियसनेस आएगी। अब मशीन कॉन्शियसनेस या फिर मशीन सेंटियंस आ गई, एआई सेंटियंस आ गई, तो उसके बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज भी हो जाएंगे। उस मशीन का दुरुपयोग भी हो सकता है, मशीन लर्निंग का दुरुपयोग हो सकता है फॉर अदर थिंग्स। पुअर एथिक्स इज अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा एआई का इम्पैक्ट हो सकता है लेबर फोर्स में। देखिए, हम लोग इंडिया में कहते हैं देयर इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग और भी ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेशन हो जाएगी, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो जाएगी, यानी कि और भी जॉब्स कट हो सकती है आगे चल के। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए।
कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि लेबर फोर्स पे अगर इम्पैक्ट हुआ तो उस लेबर फोर्स को जिसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है उन्हें भी स्किलिंग मिले ताकि वो अपना खुद का अलग कुछ जॉब ले सके, राइट। इन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो दीज आर द पोटेंशियल चैलेंजेस। अब बात हुई वे फॉरवर्ड की कि मुझे करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये बहुत ही आसान चीज़ होती है। नॉर्मली एस्पिरेंट्स इसके ऊपर थोड़ा सा बहुत प्रेशर ले लेते हैं कि यार मैं वे फॉरवर्ड क्या बताऊं, या फिर मैं किस तरह से कंक्लूड करूं, क्या सजेशन दे सकता हूं, क्या मेजर्स बता सकता हूं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे ही आपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लिया, उन्हीं करस्पॉन्डिंग चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स बताने पड़ेंगे, आपको जो भी मेजर्स बतानी पड़ेंगी, एंड दैट इटसेल्फ बिकम्स योर पॉइंटर। ऑलराइट, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस की बात करें, एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सरकार को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर की मदद करनी चाहिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अगर स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने की एक मुहिम छेड़नी चाहिए। आईआईटी हैदराबाद का मैंने एग्जांपल दिया, तो और भी कोर्सेस आने चाहिए। अगर पुअर क्वालिटी डेटा है या फिर डेटा सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है तो ब्रिंग डेटा सिक्योरिटी मेजर्स अप्रोप्रिएटली। यही होगा हमारा वे फॉरवर्ड। इनफैक्ट यही होना भी चाहिए आपका वे फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि इट शोज योर लेवल ऑफ कनेक्टिविटी। कई बार एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि भैया ऊपर कुछ बता रहे हैं, यानी कि बॉडी में कुछ बता रहे हैं, कंक्लूजन में कुछ बता रहे हैं, दोनों का आपस में कुछ मिलाप ही नहीं है, दोनों का आपस में कुछ रिलेशन ही नहीं। ये नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर ऑलवेज, आप जो भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हो, जो भी इश्यूज हाईलाइट कर रहे हो, आपके आंसर में पोटेंशियली उन प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन आप देने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम कुछ बता दिया और रेजोल्यूशन कुछ रेडिकल चीज बता रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए डिस्कशन के दौरान आप हाईलाइट करोगे चैलेंजेस के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आपने चैलेंजेस के ऊपर हाईलाइट किया, यहाँ पे बस थोड़ा सा सोचिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार अगर ये चैलेंज है, इस चैलेंज को मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा। दैट इटसेल्फ बिकम्स योर सजेशन और अ वे फॉरवर्ड एवरीवेयर, नॉट जस्ट हियर। इट इज अ प्लेन सिंपल रूल इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपका एक सिंपल रूल है, आपके आंसर में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कि इंट्रोड्यूस आपने कर दिया, आपने बॉडी में लिखा, बॉडी में आपने देखा कि ये भाई जो जो प्रॉब्लम्स है उसको आपने आइडेंटिफाई किया, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स या वे फॉरवर्ड बताइए। दैट शुड बी योर अप्रोच ऑलवेज, नॉट जस्ट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट फॉर एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन एनी वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन हियर। व्हाट स्टेप्स आर नीडेड, यही स्टेप्स आपको चाहिए। अगर एआई के ऊपर, लेबर फोर्स के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में एआई को डेवलप कर रहे हैं, उस फील्ड में अगर लेबर फोर्स पे इंपैक्ट हो रहा है, उस लेबर फोर्स को स्किलिंग दीजिएगा ताकि वो खुद, अगर दूसरी जगह पे अगर इंपैक्ट भी हुए तो दूसरी जगह उन्हें जॉब मिले। अगर नहीं मिले तब भी ऐसी कुछ इनिशिएटिव होने चाहिए कि इस लेबर फोर्स को उसी जगह जहां पे काम कर रहे हैं एआई के साथ काम करें, राइट, समथिंग लाइक दैट। Think of some innovative solutions like this, right? This is a very important trick for your answer writing. Always connect your body, always connect your issues with your resolution. haphazard आंसर नहीं लिखना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? I'm quite sure कि आपने प्रीलिम्स के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जरूर पढ़ा होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आपके जो भी फिजिकल सिस्टम्स होंगे, आप उन फिजिकल सिस्टम्स को या फिर फिजिकल इक्विपमेंट्स को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दोगे। अब देखिए, इसके ऊपर एक प्रीलिम्स का भी सवाल आ गया था मेंस में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड आइडियाज। अगर एआई के ऊपर सवाल आ गया तब भी आप उसके अंदर एप्लीकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिख सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया तो उसमें एआई बेस्ड सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इस रूम के बारे में एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, राइट। जैसे कि मेरा लैपटॉप है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, कैमरा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर लाइट्स है मैंने उनको भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, फैन है इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, एसी है इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं काम खत्म करके बाहर निकलूँ, क्लिक कर दिया कि भाई ऑफ हो जाए, सब कुछ ऑफ एक ही साथ। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये तो मैंने घर की बात की। अब इमेजिन कीजिएगा एक फैक्ट्री है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड फैक्ट्री है, तो वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड चले। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग यार खेती में किसानों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बिजली की काफ़ी दिक्कत हो जाती है और आपको इरिगेशन करना है, तो आपको पंप जो है, जैसे ही बिजली आए तो आपको इमीडिएटली पंप करना है। जैसे हमारे यहाँ पे तो हार्डली 6 घंटे बिजली आती है, 3 फेज बिजली, जहाँ पे इरिगेशन के लिए तो 6 घंटे टाइम भी होता है, यानी कि कभी कभी सुबह आती है, कभी शाम में आती है। तो जब भी बिजली आए तो जस्ट कनेक्ट ऑल द थिंग्स इन एग्रीकल्चर विथ योर इंटरनेट, तो आपको पता चलेगा बिजली आ गई, आपको एक मैसेज आ गया, आपने यहीं से अपना पंप भी ऑन कर लिया।
through a simple click, right? Just giving you an example from agriculture. इसके अलावा आप IoT बेस्ड शिप एयरप्लेन्स बना सकते हो, IoT बेस्ड एयरपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की आप सिटीज बना सकते हो जहाँ पे एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स है जहाँ पे ये बताया गया है कि 2025 तक 22 बिलियन devices would be connected to internet, they would come in the internet of things scheme। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतना डेवलप क्यों हो रहा है, इतना इवॉल्विंग क्यों है? सबसे पहली चीज़ है कि आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल चुका है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपके स्मार्टफोन्स काफ़ी चीप हो चुके हैं, वाईफाई का कॉस्ट चीप हो चुका है, इंटरनेट का कॉस्ट चीप हो चुका है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको आसानी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेवलपमेंट आप कर पा रहे हो। इसके अलावा आपके पास हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। इंटरनेट पहले 2G हुआ करता था, एज नेटवर्क, अभी 3G है, 4G, अभी तो 5G आ रहा है, राइट? 6G के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा डेटा आपको स्टोर करने के लिए सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, क्लाउड पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा मशीन लर्निंग एनालिटिक्स और कॉन्वर्सेशनल AI की मदद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ज़रूर मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से निकल रहा हूँ, मैंने वॉशिंग मशीन ऑन छोड़ा था, उसके अंदर कपड़े हैं। अब वॉशिंग मशीन बता रहा है कि यार 20 मिनट होगा, राइट? तो मैंने सेटअप कर दिया और एलेक्सा को बोल दिया कि जैसे ही वॉशिंग मशीन बंद हो जाए उसके बाद मेन स्विच बंद कर देना, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे मॉनिटर दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन टेक दिस एक्शन, राइट? सो इमेजिन व्हाट कैन बी डन इफ थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। आप अपने ऑफिस में हो, अपने घर वाली चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी आजकल आप CCTV पे जो चीज़ें देख ही सकते हो, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड प्लीज रिमेंबर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। तो सवाल आपको AI पे आ सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आ सकता है, या फिर एक और कॉन्सेप्ट है साइबर फिजिकल सिस्टम। अब ये साइबर फिजिकल सिस्टम क्या, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक मिशन भी है सरकार का, नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैंने अलग अलग जो इक्विपमेंट है उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, लेकिन साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब वो है जहां पे आपने इक्विपमेंट को तो कनेक्ट किया ही किया है, लेकिन उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, दे आर डीपली एंटरट्वाइंड, राइट? यानी कि वो डीपली कनेक्टेड है, जिससे कि आप उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग बिहेवियर्स उससे डेवलप आप करवा सकते हो। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, साइबर फिजिकल सिस्टम में इसका क्लासिक एग्जाम्पल होगा, मैं कहूँगा ऑटो पायलट। प्लेन में ऑटो पायलट होता है। अब प्लेन में जैसे ऑटो पायलट स्विच ऑन कर दिया, इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ साइबर फिजिकल सिस्टम जहाँ पे इनपुट है कि पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, पॉइंट A का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया है, पॉइंट B का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया हुआ है, ऑटो पायलट पे लगा दिया, वो अपने आप ही ट्रैजेक्टरी सेटअप कर लेगा और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा देगा। ऑल द अदर थिंग्स इट विल ओनली डिसाइड, जो विंग्स का फ्लैपिंग होना है, जो स्पीड होनी है, सब कुछ खुद ही सेटअप कर लेगा और वहाँ तक पहुँचा देगा। इनफैक्ट सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होगा आपकी कार। ऑल्दो आई वुडंट कॉल इट साइबर फिजिकल सिस्टम पर से, लेकिन आप एनालॉजी जरूर इससे ले सकते हो कि आपके कार में आपने देखा होगा कि कोई लोगो आ रहा है कि इंजन का सिंबल आ गया, इसका मतलब है आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरह का हम लोग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, यार आपकी कार में इंजन ऑयल कम है, मैसेज आ गया, आपके टायर में हवा कम है, आपको मैसेज आ गया, आपकी ब्रेक ऑयल कम हो रही है, आपको मैसेज आ जाएगा। तो दिस इज साइबर फिजिकल सिस्टम जहाँ पे यू कैन कंट्रोल द मोशन, यू कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे कि इसके उदाहरण हो सकते हैं स्मार्ट ग्रिड हो गया, गैस ग्रिड्स हो गया, आपके पावर ग्रिड्स हो गए, ऑटोनोमस ऑटोमोबाइल सिस्टम यानी कि ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी जो है, मेडिकल मॉनिटरिंग। क्लासिकल एग्जाम्पल मेडिकल मॉनिटरिंग। देखिए मेडिकल मॉनिटरिंग में आपने देखा होगा मशीन है, एक मशीन है, अगर मैं पेशेंट हूँ, मेरे हाथ से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे वो मेरा बीपी चेक करता रहेगा, पल्स देखता रहेगा। जैसे बीपी अगर हाई हो जाए, तो बीपी हाई हो गया तो मशीन के पास ये भी है कि मशीन विल ऑटोमेटिकली टेक एन एक्शन एंड इंजेक्ट अ स्मॉल मेडिसिन ताकि बीपी कंट्रोल में आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें, राइट? तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर फिजिकल सिस्टम्स में अंतर क्या है, क्योंकि हमारा एक नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है। 2018 में नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स वाज लॉन्च्ड। इसको फंडिंग दी गई थी 5 साल के लिए 3660 करोड़ रुपए, जहां पे इस मिशन का एम था कि 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाएंगे, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब बनाएंगे और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क्स बनाएंगे। और ये जो
इनोवेशन हब हो गए, ट्रांसलेशन रिसर्च हब हो गए, दूसरे भी एप्लीकेशन हब हो गए। इनका काम क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे साइबर फिजिकल सिस्टम्स की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट करेंगे फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करेंगे टू डेवलप साइबर फिजिकल सिस्टम्स एंड अल्टीमेटली टू प्रोवाइड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अब इस मिशन के बाद आपको समझने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अभी तक मैं समझा नहीं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, राइट। तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो साइबर फिजिकल सिस्टम्स है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको समझ में आए। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज लाइक 1G एंड CPS इज लाइक 2G, द नेक्स्ट वर्जन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप चीज़ें, जो आपका टीवी है, आपका अवन है, फ्रिज है, फैन है, लाइट है, ये सभी चीज़ आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, IoT। लेकिन साइबर फिजिकल सिस्टम में कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे आपने इसे कंट्रोल कर दिया। साइबर फिजिकल सिस्टम में इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू रोबोटिक्स, राइट। यानी कि इस पर्टिकुलर डिवाइस से आप पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हो, आपको आउटपुट भी मिल रहा है कि कितनी इसकी स्पीड है, क्या चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम। यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा रोबोटिक्स से कि आप यहीं से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो और पूरा सिस्टम आपने बना दिया। यानी कि फिजिकल सिस्टम, द हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज कंप्लीटली इंटरट्वाइंड, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि दोनों जो IoT है, साइबर फिजिकल सिस्टम है, दोनों के चैलेंजेस आपको सिमिलर आएंगे। सबसे पहला चैलेंज है सिक्योरिटी का चैलेंज। अब देखिए IoT में प्रॉब्लम क्या आ सकती है। अब मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, अब किसी ने मेरे वाईफाई का पासवर्ड हैक कर लिया, या फिर किसी को मैंने पासवर्ड बता दिया, मेरे दोस्त को बता दिया, मेरे दोस्त ने मेरे दोस्त को बताया, तीसरे आदमी को बता दिया, और मेरा पासवर्ड बाहर है। तो किसी ने इस वाईफाई से कनेक्ट किया, तो भाई दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग, दे कैन कंट्रोल माई लैपटॉप, दे कैन कंट्रोल माई कैमरा, दे कैन कंट्रोल माई माइक, दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग, राइट। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम इन CPS ऑल्सो। इसके अलावा सेंसिटिव डेटा आपका रहेगा, प्राइवेसी का इशू आ जाता है। अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर हैक हो गया, then your privacy is also your privacy is also violated, isn't it? इसके अलावा इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ, इन दोनों सिस्टम्स के साथ प्रॉब्लम आती है इंटरनेट और पावर आउटेज की। समझ लीजिए वाईफाई, अब मेरे पास एयरटेल का वाईफाई है, यार वाईफाई वर्क करना बंद कर गया तो क्या होगा, यार पावर चला गया तो क्या होगा। तो पावर आउटेजेस एंड इंटरनेट आउटेजेस आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर फिजिकल सिस्टम। और इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है कि डेटा सिक्योरिटी के नॉर्म्स आने चाहिए। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सिक्योर पासवर्ड गाइडलाइंस आने चाहिए सरकार की तरफ से। अगर कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर रहा है तो सिक्योर पासवर्ड सेटअप कीजिएगा, आप रेजिलेंट सिस्टम बनाइए। अगर वाईफाई बंद भी हो गया या फिर आपका इंटरनेट चला भी गया, कुछ मेजर होना चाहिए जिससे कि आप कंट्रोल कर सकें। अगर आपका पावर चला भी है, कुछ मेजर होना चाहिए जिससे कि आप कंट्रोल करें। इसके अलावा आपकी जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, स्पेशली साइबर फिजिकल सिस्टम में अपडेटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिसमैच हुआ देन वो सिस्टम ही ठप हो जाएगा। डेटा सिक्योरिटी तो यार इटर्नल प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग ICT की बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी। और रिसेंटली जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था उसको भी सरकार ने वापस ले लिया, तो वी हैव टू वेट टिल विंटर सेशन कि अगला डेटा प्रोटेक्शन बिल या फिर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आए। तो डेटा सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम इन जनरल इन इंडिया। सो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, राइट। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच अभी लाइव हो चुका है। 1 अगस्त 2022 से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, लेकिन अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल बिफोर 8 अगस्त 2022। प्लीज़ रिमेंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, लास्ट डे रश के लिए वेट मत कीजिएगा। और ये पूरा जो कोर्स है आप में, जहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, इसी कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये पूरा आपको मिलेगा ओनली फॉर 18,999 ओनली। लेकिन आपको एक काम करना है, कंपनी प्राइस अराउंड 25,000 रुपीज़। आपको कोड इस्तेमाल करना होगा राहुल लाइव, RAHUL विदाउट एनी स्पेसेस। और इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में आई एम हैंडलिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स फॉर यू ऑलरेडी नो दैट। और इस प्रोग्राम की कुछ USPs है। देखिए, लाइव क्लासेस चलेंगी, राइट, डिजिटल एजुकेशन, मोर देन 900 आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग चलेगी आपकी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, ज्ञानवानी सेशंस होंगे जहाँ पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ चर्चा कर सकते हो, आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो, क्रिस्प आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, एवरीथिंग, द होल shebang in only one program just for 18,999. So do not wait. August 8th is the last date. You can go to our website या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप
एनरोल कर सकते हो। डू इट एज सून एज पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब इसके बारे में ज़्यादा मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई सालों से काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुकी है। लेकिन एस्पिरेंट्स के साथ एक बायस ज़रूर होता है। जब भी हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्रिप्टो करेंसी आता है, या फिर लेट मी पुट इट एज बिटकॉइन, राइट। पहली चीज़ आपको ये समझना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉट बिटकॉइन। समझे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका एक एप्लीकेशन है बिटकॉइन, या फिर उसका एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। प्लीज नोट दिस डाउन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन है क्या, सबसे पहले आपको समझना है ब्लॉकचेन है क्या। ये वर्चुअल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, यानी कि इंटरनेट पे, क्लाउड पे मैं कहता हूँ, इंटरनेट पे इट इज़ अ शेयर्ड डेटाबेस। ये एक डेटाबेस है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। आपको ये समझना है संक्षिप्त रूप में, ब्लॉकचेन इज अ डेटाबेस जिसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। अगर छेड़खानी करनी, यानी कि अगर आपको इसके अंदर कुछ एंट्री करनी है तो उस एंट्री का एक प्रोसीजर होता है। जैसे ही वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, वो एंट्री एज अ ब्लॉक चली जाती है और उसके साथ बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। अब देखिए, नॉर्मली जब हम लोग डेटाबेस की बात करें तो डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं। डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, RDBMS, आपने देखा होगा कि डेटा इज नॉर्मली स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। टेबल फॉर्म में आपने देखा कि XYZ जो भी आपकी वेरिएबल्स होंगी उसमें आपने डेटा स्टोर कर रखा है, नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जहां पे इट इज नॉट इन टेबुलर फॉर्म बट इट इज रादर इन अ ब्लॉक फॉर्म, राइट। अब ये आपको कैसे मदद करेगा, इसके फायदे क्या होंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्लीटली ओपन है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर एक ब्लॉक ऑफ डेटा बनाना है तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है, जहां पे जो भी यूजर्स हैं, जो भी इंटरनेट पे यूजर्स हैं, जैसे ही ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे तो ये ब्लॉक सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो एक डेटा ब्लॉक बन जाएगा, राइट। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स एक बार जब बन जाए, दे आर इम्यूटेबल, यानी कि डेटा एंटर्ड इज इररिवर्सिबल। और इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज भी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। ब्लॉकचेन का मतलब है, समझ लीजिए, हमारा जो लेजर होता है, हमारी जो किताब होती है, ये किताब है, उस किताब में अपने खाता लिख रखा है, ये एक डिजिटल खाता है, समझिए, ये एक बहुत ही बड़ा डिजिटल खाता है। अब ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके अंदर मुझे एंट्री करनी है। देखिए, ये हो गया आपको ब्लॉकचेन, द डेटा इज स्टोर्ड एज ब्लॉक। अब मुझे इसके अंदर एक एंट्री इनिशिएट करवानी है, तो एंट्री इनिशिएट करवाने के लिए ट्रांजैक्शन मैं इनिशिएट करूंगा और यहाँ पे आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क मिलेगा। यानी कि डेटाबेस में देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने अब नंबर 1, आई एम नंबर 1 एंड नंबर 2 को मैंने 10 रुपये दिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लॉकचेन पे आप इसको डेटाबेस में स्टोर कर दीजिए, दैट आई हैव पेड एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, राइट। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी, इसकी वैलिडेशन होगी। अब इसकी वैलिडेशन कैसे होगी, हर एक ब्लॉकचेन के अलग अलग वेरिफिकेशन मेजर्स होते हैं कि कुछ नंबर ऑफ यूजर्स ने इसको वेरीफाई कर दिया कि भैया इसने वेरीफाई कर दिया, हाँ राहुल ने, नंबर 1 ने नंबर 2 को 10 रुपये दिए, तो सब लोगों ने वेरीफाई कर दिया। जैसे ही वेरीफाई किया, ये ट्रांजैक्शन का फ्रॉम 1 to 2 10 रुपीज इज गॉन, इसका एक ब्लॉक एंटर हो जाएगा और दिस इज डन, दिस इज अ ब्लॉक। इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। दिस इज वन इंफॉर्मेशन ब्लॉक, अनदर इंफॉर्मेशन ब्लॉक, अनदर इंफॉर्मेशन ब्लॉक। ये सब कुछ एक ब्लॉक चेन है। ब्लॉक इज द यूनिट ऑफ डेटा which is connected and once it is entered it cannot be changed again. क्लियर। अब वेरीफाई हो गया, स्टेक होल्डर विल गेट द मनी कि भाई अब मेरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गई, तो 1 to 2 द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट नाउ। कुछ इस तरह की चीज होती है। अब इमेजिन कीजिएगा इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। सबसे पहले तो ये एक यूनानिमस सिस्टम है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, प्रोग्रामेबल है। ब्लॉकचेन इज क्वाइट प्रोग्रामेबल, इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर, सारे रिकॉर्ड्स एनक्रिप्टेड रहेंगी, कोई भी इसको बाद में बदल नहीं सकता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। मतलब जो रिकॉर्ड, जो ब्लॉकचेन मैंने आपको दिखाया, ये सभी के पास है, सारे के सारे पीयर जो है, इन सभी के पास ब्लॉकचेन मिलेगा, यही ब्लॉकचेन मिलेगा, दे कैन एक्सेस द डेटा। बट वंस अ डेटा, इफ अ डेटा हैज टू बी एंटर्ड, इनिशिएट करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होने के बाद डेटा एंटर हो जाएगा। यानी कि इम्यूटेबल है, टाइम स्टैम्प्ड है। किसी ने इनिशिएट किया कि भैया आज मैं ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा हूँ, तो टाइम स्टैम्प्ड है, वेरिफिकेशन का भी टाइम स्टैम्प आएगा, ब्लॉक बनने का भी टाइम स्टैम्प आएगा, और
एनोनिमस भी है। अब एनोनिमस है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सरकार के लिए, बट इन जनरल इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। अब इमेजिन कीजिएगा इसके एप्लीकेशन कहाँ हो सकते हैं। ऑल्दो हमारा बायस है कि इट इज़ ओनली बिटकॉइन, बिटकॉइन तो एक एप्लीकेशन हो गया कि बिटकॉइन भी यही चलता है कि बिटकॉइन माइनिंग चलती है। बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको एक बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है, एंड दैट इज सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, दैट इज सर्कुलेटेड द इंटरनेट इकोनॉमी, वर्चुअल इकोनॉमी। ठीक है, तो बिटकॉइन तो एक एप्लीकेशन हो गया, लेकिन इमेजिन कीजिएगा इसको दूसरे एप्लीकेशन क्या होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। हेल्थ केयर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कैसे? अब समझ लीजिए मेरा रिकॉर्ड है, राइट, राहुल्स मेडिकल रिकॉर्ड। अब राहुल्स मेडिकल रिकॉर्ड में देखा गया कि मैंने अप्लाई कर दिया मेडिकल लीव के लिए। अब मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमको टाइफाइड हो गया है, एक हफ्ते की छुट्टी लो। नो, दिस रिकॉर्ड वंस इट गोज इनटू ब्लॉक, इट्स डन। और जैसे ये ब्लॉक में गया, आपकी मेडिकल हिस्ट्री बन गई। इसके ऊपर आप और ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो आपके हिस्ट्री के हिसाब से, और आप ये एक्सेस कर सकते हैं कोई भी। जैसे अभी मेरा एम्प्लॉयर है, वो कहेंगे कि भैया आपने बोला कि ऐसा है, तो कहाँ है एविडेंस? जस्ट सी द ब्लॉक, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, इमेजिन कीजिएगा इसी का जो एप्लीकेशन होगा लॉ एनफोर्समेंट में। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यार एविडेंस बदल गए, एविडेंस गायब हो गए, किसी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। आपको याद होगा सलमान खान का केस, जहाँ पे ड्राइवर ने मल्टीपल स्टेटमेंट्स बदल दिए, जो पुलिस तब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गए। ये क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम यहाँ पे बदला गया, राइट, सिस्टम में कुछ बदलाव आया। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट में इमेजिन कीजिएगा कि एफआईआर है ना, एफआईआर का एक ब्लॉक बन गया, एफआईआर इज फर्स्ट ब्लॉक। एफआईआर के ऊपर आपने जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स हुई, किसी का आपने एविडेंस लिया, किसी ने आपको स्टेटमेंट दिया, दैट स्टेटमेंट इज डन, इट इज अ ब्लॉक। अब आप इसको बदल नहीं सकते। इस तारीख पे इस व्यक्ति ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ये एक ब्लॉक बन गया। तो ये आपको चेन ऑफ एविडेंस, चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद करेगा, जिससे कि हम लोग केसेस को क्लोज कर सकते हैं, बैकलॉग केसेस आपके कम कर सकते हैं हम लोग। वोटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटिंग में ई वोटिंग के लिए घर बैठे आप वोटिंग करना है आपको, ब्लॉकचेन पे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो गई, आप वोट कर सकते हो। रियल एस्टेट में इस्तेमाल कर सकते हो, आप हर जगह, बैंकिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। बिटकॉइन तो मैंने आपको बता दिया, डिजिटल आईडीज, एवरीवेयर ब्लॉकचेन हैज सो मेनी एप्लीकेशंस। प्लीज रिमेंबर और प्लीज अवॉइड दैट बायस ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन तो एक एप्लीकेशन है, सबसे मेजर, सबसे फेमस एप्लीकेशन वो बन चुका है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, बट ब्लॉकचेन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग इंडिया में भी इसका पोटेंशियल देख चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखिए, जब भी सरकार और ब्लॉकचेन की बात आती है, स्पेशली एनोनिमिटी, ऑटोनमस नेचर और जो डिसेंट्रलाइज चीज़ है, इससे काफ़ी डरती है सरकार। इसीलिए ब्लॉकचेन के प्रति उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। दिसंबर 2021 में आई थी, मेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी थी। यहाँ पे सरकार के कुछ स्टेप्स है, सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स है, कुछ विजन है, जहाँ पे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी। प्लीज रिमेंबर, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिफरेंट थिंग, बट ब्लॉकचेन को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरा आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट को जरूर देखिएगा। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल @RahulSai222। 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, जस्ट गो थ्रू कीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया ज़रूर मिलेगा कि कहाँ कहाँ हम लोग और चीज़ें कर सकते हैं, सरकार कहाँ कहाँ पे सोच रही है, किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा पता चलेगा। आई शेयर द डॉक्यूमेंट। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले क्रिएट अ ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय इवॉल्विंग नेशनल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे देश का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। ब्लॉकचेन बनाने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो डेवलप करना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति R&D को फॉस्टर कीजिएगा, ये भी हमारी स्ट्रेटजी के भाग है। इसके अलावा इनोवेशन रोडमैप करना है, क्रिएट एन इनोवेशन रोडमैप फॉर ट्रस्टेड, रिमेंबर, ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रस्टेड डिजिटल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। इसके अलावा प्लान फॉर प्रोडक्शन, यानी कि बिटकॉइन नहीं, यानी कि पार्डन मी, यानी कि ब्लॉकचेन का प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, स्पेशली इन नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा इस स्ट्रैटेजी में स्टैंडर्ड्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति लीगल और पॉलिसी रिक्वायरमेंट क्या होगी, रेगुलेशन इसका कैसे करेंगे, इसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ब्लॉकचेन और रेगुलेशन दे आर एंटीथेटिकल। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन इज ऑटोनमस, बट
द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल एंड पॉलिसी रिक्वायरमेंट जहां पे रेगुलेशन कर सके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा इंडिया की पार्टनरशिप, इंडिया कोलैबोरेट करे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, खुद को स्ट्रेंथन करे ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करे। साथ ही साथ ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो इंडिया में, इसके प्रति भी बहुत सारे स्टेप्स लेंगे सरकार। कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी आ चुकी है। मेटी की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये स्ट्रैटेजी आया है। तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, डिस्कस दी टेनेट्स और डिस्कस नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, हाउ विल इट हेल्प टू डेवलप और हाउ विल इट हेल्प टू इवॉल्व द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, राइट। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति? सबसे पहला चैलेंज है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी भी इतने लोग इंडिया में यार क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, राइट। हाउ बिटकॉइन कम्स, पता नहीं। कितने बिटकॉइन माइनर है इंडिया में, राइट, मिनिस्क्यूल होंगे यार। बिटकॉइन माइनर्स कहाँ पे है ये भी जानना है आपको। यूएस में मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे। तो बिटकॉइन माइनिंग की प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट बिटकॉइन बट इन जनरल ब्लॉकचेन के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए आपको एडवांस्ड प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, हाई इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है। देखिए चाइना में बिटकॉइन माइनर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज चल रही थी वहाँ पे। सो ब्लॉकचेन में भी वही हमको प्रॉब्लम्स लगेगी। इसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंस, अगर ब्लॉकचेन है, एनोनिमस होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, इसको सेंट्रलाइज्ड हम लोग कैसे करेंगे? किस तरह के हम लोग सुटेबल यूज केसेस डेवलप करेंगे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग देखिए एज एन R&D टॉपिक काफ़ी सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जुडिशरी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम लोग इसको लाएंगे? हाउ आर वी गोइंग टू स्केल इट, हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग इट इन एक्शन? सुटेबल यूज केसेस को डेवलप करने की जरूरत है। अभी फिलहाल वी आर लैगिंग इन दैट। इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या केवल ब्लॉकचेन के ऊपर ही चलेगा, क्या केवल ब्लॉकचेन ही एक सोल्यूशन है या फिर कोई और सोल्यूशन हो सकता है, अगेन डिजिटल सोल्यूशन ओनली। इसके अलावा हमारे देश में स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लॉकचेन अवेयरनेस बहुत कम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? रेजोल्यूशन इज नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन इटसेल्फ। ये अभी स्ट्रैटेजी तो आ चुकी है, लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग स्टेप्स लाने की भी ज़रूरत है, जहाँ पे प्रोबेबली ब्लॉकचेन बेस्ड कोर्सेज, ब्लॉकचेन बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ब्लॉकचेन बेस्ड इनोवेटिव आइडियाज़ विच कैन बी स्केलेबल। देखिए आइडियाज़ तो बहुत निकलेंगे, लेकिन उसका पोटेंशियल एप्लीकेशन निकलना चाहिए, कुछ इस तरह की यूज केसेस आने चाहिए, तभी जाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। देखिए इसका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है। एक इसका एप्लीकेशन जो है क्रिप्टो करेंसी, जो मैंने आपको बताया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है कि बहुत ज़्यादा बायस हो चुका है इसके प्रति। बट ब्लॉकचेन एज एन आइडिया, एज अ टेक्नोलॉजी, इट हैज़ इन्यूमरेबल एप्लीकेशंस आई कैन से, राइट। सो लेट अस होप कि हमारी स्ट्रेटजी काम करे और आगे और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में आए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉकचेन की बात एंड लेट अस टॉक अबाउट 5G। अब ये 5G है क्या? हम क्वाइट श्योर सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। 5G इज द कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ऑफ 5th जनरेशन। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे 1G आया, मैं कहूँगा 1990s में, इंडिया में थोड़ा सा लेट ज़रूर आया, 1990s में आया, जहाँ पे आप एनालॉग वॉइस कॉल क्या कर सकते थे। वो एनालॉग वॉइस कॉल था, आपकी इंटरनेट का स्पीड बहुत ही कम था, 2.4 kbps का। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास 2G नेटवर्क आया, फिर एज नेटवर्क आया, जहाँ पे आपका स्पीड बढ़ गया 64 kbps तक। अब यहाँ पे आप वॉइस के साथ साथ डिजिटल वॉइस तो रहेगा, एनालॉग वॉइस के बदले डिजिटल वॉइस, और सिंपल डेटा आप भेज सकोगे, SMS भेज सकोगे, ईमेल्स वगैरह भेज सकोगे। फिर आया आपका 3G, जहाँ पे 2000 kbps तक स्पीड बढ़ गई। मोबाइल ब्रॉडबैंड आया, जहाँ पे आप अभी वीडियो का जो ज़माना आया दैट वाज 3G। उसके बाद लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G, रिसेंट टाइम्स का है। अभी भी 4G डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली नहीं हुई है इंडिया में, 4G डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसकी डिप्लॉयमेंट से पहले ही वी आर शिफ्टिंग टू 5G। 4G में आपकी स्पीड बढ़ जाएंगे 1 लाख kbps के आसपास, जहाँ पे आपका फास्टर चीज़ें होंगी, ज़्यादा कनेक्शन होगा। और 5G जब हम लोग बात करें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जो हम लोग बात कर चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंडस्ट्रियल 4.0, इन सभी चीज़ों को एनेबल करेगा 5G का टेलीकॉम नेटवर्क, जहाँ पे आपकी स्पीड होगी 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, 1 Gbps की स्पीड। तो 5G का मतलब क्या है? 5G इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोबाइल नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जहाँ पे
इट इज गोइंग टू शेप अप योर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ये बेस्ड ही किस चीज पे है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा, राइट। इसको अशर इन करने वाला है 5G, और 5G कहीं ना कहीं इंडिया में भी सर्विसेज शुरू हो रही है। तो ऑलरेडी जो हमारे पास 4G था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जिसको कहते हैं 4G, उसी का अपग्रेड है 5G। अब सवाल आपको आ सकते हैं 5G 4G में अंतर क्या है, 5G की वजह से किस तरह की बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। अब बेनिफिट्स में भी आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टेलीकॉम बेनिफिट्स, बट 5G की वजह से किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ सकते हैं, इसके बारे में। 5G डिप्लॉयमेंट का हमारा स्टेटस क्या है अभी तक, 5G डिप्लॉयमेंट में दिक्कतें क्या आने वाली है, फिर दिक्कतें क्या आ रही है, चैलेंजेस, इनके ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले 5G और 4G में डिफरेंस क्या है? देखिए 5G का स्पीड आपका इट कैन गो एज हाई एज 20 Gbps। मैंने आपको 1 Gbps बताया था, मिनिमम स्पीड बताई थी, दैट इज लो बैंड और मिड बैंड स्पेक्ट्रम में। लेकिन हाई बैंड स्पेक्ट्रम में अभी फिलहाल टेस्टिंग में 20 Gbps तक स्पीड आप देख सकते हो 5G में। 5G और 4G में अंतर क्या है? मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का अपग्रेड है ये। 4G में भी आपकी स्पीड्स काफ़ी हाई आती हैं, लेकिन 4G में जो आप स्पेक्ट्रम, अब दोनों में भी आप स्पेक्ट्रम कौन सा इस्तेमाल करते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो फ्रीक्वेंसीज आप इस्तेमाल करते हो। 4G में इट हवर समवेयर बिटवीन 700 टू 2500 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 0.7 टू 2.5 गीगाहर्ट्ज हम लोग कह सकते हैं। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 4G। लेकिन 5G की फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत बड़ी है, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर, यानी कि 4G की रेंज में भी आपको मिल जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक आपको 5G का स्पेक्ट्रम मिलेगा। और 5G में लेटेंसी यानी कि डेटा स्पीड में जो डिले होता है, इट इज़ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, 1 मिलीसेकेंड तक ही होता है, दैट इज़ द लेटेंसी। और आपको 5G में 3 बैंड मिलते हैं। लो बैंड में अराउंड 1 गीगाहर्ट्ज, अभी फिलहाल 4G और 5G से जब हम लोग ट्रांजिशन करेंगे इट विल बी लो बैंड स्पेक्ट्रम ओनली, विल नॉट गो डायरेक्टली टू द हाई बैंड स्पेक्ट्रम। तो लो बैंड स्पेक्ट्रम से शुरू होगा 4G टू 5G ट्रांजिशन, फिर उसके बाद मिड बैंड में जाएंगे 3 से 6 गीगाहर्ट्ज, हाई बैंड में 25 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपकी स्पीड्स कैन रीच अप टू 20 GB पर सेकेंड। इमेजिन 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। अब 5G का नेटवर्क धीरे धीरे जैसे आएगा तो उसके फायदे क्या मिलेंगे? देखिए 5G इज गोइंग टू बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स, इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू दी कंपनीज, इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू दी गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको मिलेगी, राइट। कंज्यूमर्स के लिए आपको एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, वेरिएबल्स के दृष्टिकोण से, जो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बात करते हैं उसके दृष्टिकोण से, एंटरप्राइज में भी आपको हर जगह आप इस्तेमाल करते हो, रोबोटिक्स में, फिनटेक में, एग्रीकल्चर में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे, नॉट जस्ट फॉर द कंपनीज बट इन जनरल सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए बेनिफिट्स क्या होंगे? यू नीड टू थिंक ऑन लाइन्स विच विल हेल्प पीपल। अब लोगों को क्या मदद करेगा? एग्रीकल्चर में स्मार्ट एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको इमीडिएट वेदर बेस्ड सर्विसेज मिल जाएंगी। इमीडिएट आपको, अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें तो चीज़ें हैं, अगर आपको समझ लीजिए पेस्टिसाइड करना है तो आपके ड्रोन्स रहेंगे, आपका ड्रोन आप घर बैठे ऑपरेट कीजिएगा, पेस्टिसाइड वहाँ पे स्प्रे हो जाएगा। कुछ इस तरह की स्मार्ट एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इकोनॉमी काफ़ी मदद करेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आ सकता है। स्मार्ट हेल्थ केयर, राइट, स्मार्ट हेल्थ केयर, टेली हेल्थ केयर, या फिर हम लोग अगर कोई डॉक्टर है, कोई स्पेशलिस्ट है जो समझ लीजिए यूएस में है, ही कैन गिव इनपुट्स हियर डायरेक्टली, राइट। और कुछ इस तरह की चीज़ जहाँ से दे कैन हैंडल दी सर्जरी थिंग्स फ्रॉम देयर, डेमो सर्जरी थिंग फ्रॉम देयर एंड विच विल ऑपरेट हियर। इमेजिन दैट इज द फ्यूचर। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होगा, डिजिटल एजुकेशन में इस्तेमाल हो सकता है, डिजिटल बैंकिंग में इस्तेमाल हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। 5G में अल्ट्रा लेवल स्पीड इंटरनेट आपको मिलेगा, पब्लिक सेफ्टी में आपको मदद मिलेगी, सीसीटीवी जो इमेजेस है बहुत ही जल्दी से आप देख पाओगे, ट्रांसफर कर पाओगे, इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, पब्लिक सेफ्टी में भी यहाँ पे मदद मिल सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ 5G। अब सवाल ये उठता है कि 5G का स्टेटस क्या है इंडिया में? व्हाट इज द स्टेटस इन इंडिया एज ऑफ नाउ? अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 13 सिटीज़ में 2022 में टेस्टिंग लेवल पे 5G आ जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, राइट, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, इन जगहों पे 5G की सर्विसेज आ जाएगी 2022 खत्म होने तक, यानी कुछ महीनों तक 5G की सर्विस आपको इन सिटीज़ में मिलेगी। ऑलरेडी कुछ सिटीज़ में तो चल भी रही है। इसके अलावा हाल ही में
5G का स्पेक्ट्रम एलोकेशन भी हुआ, जहां पे एक और प्लेयर अडानी एंटरप्राइजेस आल्सो एंटर्ड, अडानी टेलीकॉम आल्सो एंटर्ड, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल एंड नाउ अडानी हैज आल्सो एंटर्ड, जहां पे 71% ऑफ स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया गया। इसकी सेलिंग हुई, राइट, ऑक्शन हुई, 10 बैंड्स में इसको सेल किया गया, अलग अलग बैंड्स में, जो मैंने आपको रेंज बताया 5G का, फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज, इसके अलग अलग बैंड्स बनाकर इसको सेल किया गया, राइट। अब 5G के बहुत सारे फायदे हैं। 5G टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। इनफैक्ट हम लोग 5G के लिए तैयार हो ही रहे हैं, आगे 6G के लिए भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? व्हाट आर द चैलेंजेस इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस 5G? सबसे पहले एलोकेशन, क्लीन एलोकेशन। होपफुली क्लीन एलोकेशन हुई इस बार, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में बहुत सारा धांधली हुई थी, राइट, एलोकेशन रेगुलेशन प्रॉब्लम। इसके अलावा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो टावर्स रहेंगे, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सभी नेटवर्क वालों को उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अपग्रेड करने के लिए आपको हाई इनपुट कॉस्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपने इनपुट कॉस्ट लगाए तो परहैप्स 5G इंटरनेट, 5G नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली बन सकता है कंज्यूमर को। अब ये तो हो गई टेलीकॉम वालों की साइड से कि उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर के साइड से भी प्रॉब्लम है, 5G इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। तो परहैप्स आपके जो भी 4G वाले इक्विपमेंट है, 3G वाले इक्विपमेंट नहीं चलेंगे, इसीलिए 5G मोबाइल फोन्स, 5G एनेबल्ड लैपटॉप्स, 5G नेटवर्क एनेबल्ड इक्विपमेंट्स आर नीडेड। तो आगे आने वाले समय में 3G 4G टेक्नोलॉजी और 3G 4G इक्विपमेंट्स वुड रादर बी ऑब्सोलीट। आगे हम लोग 5G इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, इसीलिए आपने देखा होगा 5G फोन्स, इतना सारा 5G फोन्स का बस चल रहा है, एवरीथिंग इज 5G फोन नाउ। इसके अलावा ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 4G टू 5G हैज लॉट ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो टेक्निकल इश्यूज भी आपको आएंगे 4G से 5G में ट्रांसफर होने के लिए। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी का एक इन जनरल इशू तो है ही है इंडिया में, एंड अ बिगर प्रॉब्लम इज नेट न्यूट्रलिटी प्रॉब्लम। इसको हम लोग थोड़ा सा लेंथ में समझेंगे, नेट न्यूट्रलिटी का इशू क्या है। लेकिन 5G डिप्लॉयमेंट में अगर नेट न्यूट्रल नहीं रहा तो यहाँ पे बायस हो सकता है, फायदा हो सकता है जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें। इसके अलावा इंडिया में इन जनरल रेगुलेशन एंड द रेडिएशन इशूज आर ऑलवेज देयर। रेगुलेशन इन इंडिया, रेड टेपिज्म तो प्रॉब्लम है ही है। इसके अलावा 5G की वजह से और भी ज़्यादा स्पेक्ट्रम एलोकेट हो रहा है, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्टडी करने की ज़रूरत है। ऑल्दो 5G डिप्लॉयमेंट इज इन एडवांस स्टेजेस इन साउथ कोरिया एंड जापान, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई है, बट नॉनदलेस रेडिएशन बेस्ड स्टडीज, रेडिएशन बेस्ड रिसर्च इज नीडेड टू एंश्योर सेफ 5G डिप्लॉयमेंट, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस है और इन्हीं चैलेंजेस को हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी आप देख लीजिए कि हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस, राइट। तो ये तो हमारा डिस्कशन था 5G के ऊपर। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट नेट न्यूट्रलिटी। 5G से जुड़ा हुआ या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है नेट न्यूट्रलिटी। सवाल आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट न्यूट्रलिटी, व्हाई नेट न्यूट्रलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू एंश्योर नेट इंटरनेट इज न्यूट्रल। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी को अगर आपको समझना है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, राइट। कभी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कीजिएगा। आपके पास सबसे पहले आप देखिएगा कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क से समझ लीजिए आपके पास जियो का नेटवर्क है, राइट। अब जियो का नेटवर्क है तो आप एक काम कीजिएगा, आप जियो के नेटवर्क पे एयरटेल की वेबसाइट ओपन कीजिएगा, जियो के नेटवर्क पे आप जियो का उनका खुद का वेबसाइट ओपन करके देखिएगा कि कौन सी जल्दी ओपन होती है। जस्ट डू अ टेस्टिंग, आपको पता चलेगा कि इज योर नेट रियली न्यूट्रल और नॉट। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया कि अगर जियो का इंटरनेट है तो इसके लिए भी उतनी ही तेजी से काम करना चाहिए जितना इसके लिए करेगा, एंड इट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। बट एज ऑफ नाउ ये नहीं होता है। एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं देयर इज एन इशू। इंटरनेट आपको एक्चुअली कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपका जो डेटा है उस डेटा को बेचकर इंटरनेट प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट बाय मेकिंग योर इंटरनेट बायस्ड। कैसे? अगर आपका इंटरनेट एयरटेल का है तो आपको शायद एयरटेल की सर्विसेज जल्दी मिलेंगी। अगर आपका इंटरनेट एयरटेल का है, अगर उनकी कोलैबोरेशन है अमेजन के साथ, तो आपको अमेजन का वेबसाइट जल्दी से खुल जाएगा, लेकिन दूसरे का नहीं खुलेगा, राइट। तो ये सारी इश्यूज होती है। आपका जो यूट्यूब हो गया, आपके ब्लॉग्स हो गए, आपका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो डेटा किसी और को दे रहे हैं जहां से दे आर यूजिंग इट, राइट। सो ISPs, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, क्या करते हैं? दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट स्मॉलर साइट्स। आपकी जो बड़ी बड़ी साइट्स है, जैसे कि अगर एयरटेल है, अमेजन के साथ कोलैबोरेशन, तो आपका अमेजन ओपन हो जाएगा, शायद फ्लिपकार्ट ओपन ना हो। अगर एयरटेल का अमेजन के साथ कोलैबोरेशन है तो छोटी छोटी वेबसाइट मीशो ना ओपन हो, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डबल डिपिंग करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं और कंपटीशन को प्रिवेंट करते हैं।
अब देखिए किसी की छोटी कंपनी है, छोटा स्टार्टअप है, तो छोटे स्टार्टअप को आपको यहाँ पे चीज़ ही नहीं मिलेगी। जैसे टिपिकल एग्जांपल है गूगल का। गूगल आपका जो सर्च रिजल्ट देगा, सर्च रिजल्ट इट इज अगेन अ वेरी बायस्ड रिजल्ट। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? नो ब्लॉकिंग ऑफ एनी डेटा, नो थ्रॉटलिंग ऑफ एनी डेटा। थ्रॉटलिंग मतलब आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपको एक वेबसाइट के लिए हाई स्पीड दे, दूसरी वेबसाइट के लिए लो स्पीड दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो पेड प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि किसी से वो पैसा लेकर उस चीज को प्रायोरिटाइज ना करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। और कहीं ना कहीं आई एम क्वाइट श्योर कि यू ऑलरेडी नो दैट इन इंडिया नेट न्यूट्रलिटी जनरली हमें उतना ज़्यादा दिखेगी नहीं, राइट? नेट न्यूट्रलिटी आपको लगता है कि है, बट देर आर इशूज विद नेट न्यूट्रलिटी इन इंडिया फॉर श्योर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेट न्यूट्रलिटी आपको बस समझना है 3 टर्म्स से: नो ब्लॉकिंग, नो थ्रॉटलिंग, नो पेड प्रायोरिटाइजेशन। यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है, एयरटेल हो, जियो हो या फिर BSNL हो, कोई भी हो, वो आपको कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, कोई भी ऐप आप ओपन करें, वहां पे आपको सेलेक्टिव सर्विसेज ना दें। दे डोंट गिव यू सेलेक्टिव सर्विसेज, इट इज प्लेन न्यूट्रल इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट सभी का है, राइट? ये इंटरनेट सबका है बॉस, राइट? दैट्स द आइडिया। तो बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे? आपको फ्रीडम टू क्रिएट कॉम्पिटिशन। अब अमेजन का वेबसाइट जिस तेजी से ओपन हो रहा है, मेरा जो स्टार्टअप है उसका भी वेबसाइट उसी तेजी से स्टार्ट होगा, तो वी हैव इक्वल कंपटीशन, राइट? इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, अनफेयर प्राइसिंग के खिलाफ कंज्यूमर को प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। अब अनफेयर प्राइसिंग कैसे? कि किसी को, देखिए मेरी वेबसाइट पे एक कमोडिटी है 10 रुपए की, अब अमेजन वही 12 रुपए बेच रहा है, क्योंकि आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ने, अमेजन आपको जल्दी से खोल के दे, वो 12 रुपए पर चीज़ खरीद रहे हो, लेकिन वही चीज़ आपको गुड क्वालिटी वाली, सेम क्वालिटी वाली, कॉम्पिटेटिव प्राइस पे 10 रुपए मिल रही, वो नहीं मिल रही। सो अनफेयर प्राइसिंग से आप बच सकते हो। इनोवेशन आप कर सकते हो, आपके जो भी आइडियाज रहेंगे फेयरली आपको इंटरनेट पे अपनी रीच बढ़ाने की वो प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। You can innovate very freely if the net is available without any bias. If there is net neutrality, then innovation can happen. Innovation can excel very easily. Alright? अब नेट न्यूट्रलिटी के प्रति इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कई सारे सजेशंस हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स आर देयर। सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी, क्योंकि इंटरनेट इज समथिंग विच इज ओपन, फ्री, राइट? फ्री फॉर एवरीबडी। तो इसे सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशंस इंश्योर करने चाहिए कि नेट न्यूट्रलिटी हो। अब जैसे कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दे शुड इंश्योर कि नेट न्यूट्रलिटी हो। इसके अलावा TRAI ने भी रिकमेंडेशंस दी हुई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंडेशन दी हुई है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाइए फॉर नेट न्यूट्रलिटी, जो इन्वेस्टिगेट करे कंप्लेंट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ नेट इंटीग्रिटी एंड नेट न्यूट्रलिटी। अगर कोई ऑपरेटर नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो इन्वेस्टिगेट करे, उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन ले, इसलिए एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाई है जो सेट बाय TRAI। इसके अलावा 2015 की एक कमेटी है, AK भार्गवा कमेटी, जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि प्रोहिबिशन और प्रायोरिटाइजेशन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड नॉट बी परमिटेड। कि किसी को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, किसी को डी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज बायस, दिस इज इंटरनेट बायस। इसके अलावा लेजिटिमेट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि सभी को लीगली एंड अनबायस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इंश्योर करे कि पूरे देश में अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड मिले, क्वालिटी ब्रॉडबैंड मिले और यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड फॉर ऑल सिटीजंस। इन्होंने रेकमेंड किया था कि देयर शुड बी स्टेट लेड वाईफाई सेटअप्स, जहाँ पे इंटरनेट सभी को मिलना चाहिए, फ्री वाईफाई। दैट वॉज द आइडिया, राइट? अभी भी नेट न्यूट्रलिटी की जो इशूज है वो इंडिया में अभी तक आई नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट गेन दैट मच ऑफ ट्रैक्शन और पॉपुलरिटी। बट अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी एक बहुत ही ज़्यादा बज़ वर्ड है, क्योंकि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने वहाँ पे कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस की जहाँ पे प्रायोरिटाइज किया, नेट को बायस्ड किया। इसकी वजह से दिस हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म देयर इन डेवलप कंट्रीज। इंडिया में भी काफ़ी ट्रैक्शन आ रहा है, सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। एक छोटा सा डिस्कशन है सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी भाग रह चुका है। आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में यूक्रेन को इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे। इन जनरल सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रही है, तो इसको समझते हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब क्या है। सैटेलाइट इंटरनेट के
फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ऑफकोर्स जो भी इंटरनेट के फ़ायदे होंगे, जो भी 5G के फ़ायदे होंगे, वो भी यहाँ पे रहेंगे। बट सैटेलाइट इंटरनेट के फ़ायदे और सैटेलाइट इंटरनेट के नुकसान, क्या हम लोग कंप्लीटली सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ मूव हो सकते हैं क्या? अगर हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ मूव हो सकते थे तो ये लोग 5G में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? थोड़ा सोचिएगा, राइट। सो सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब क्या है? अभी फिलहाल जो आपका इंटरनेट आता है, आपने देखा होगा, आपके घर के अगल बगल में देखा होगा, किसी एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर बना हुआ है, राइट। इस टावर से आपको नेटवर्क मिल रहा है, इसी टावर से ही आपको जो फाइबर्स आते हैं ना, जो फाइबर या फिर जो आपका लाइन इंटरनेट आता है, वो भी इस टावर से ही निकलता है। बस लाइन इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड होता है, उसका जो बैंडविड्थ होती है वो हायर होती है, इसकी वजह से इंटरनेट स्पीड आपको ज़्यादा आती है। लेकिन इसी टावर से आपको नेटवर्क मिल रहा है, राइट। यानी कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ग्राउंड पे। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि यार जब मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, या फिर आप फ्लाइट में देखिएगा, ऑल्दो ये मत कीजिएगा, लेकिन आपको जो एयर होस्टेस कहेगी प्लीज़ पुट योर फोन्स ऑन फ्लाइट मोड, तो कभी आप एक बार अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपका फ्लाइट टेक ऑफ करेगा तो आपको नेटवर्क भी चला जाएगा, राइट। ये होता है क्योंकि आपका सभी सेटअप है ग्राउंड बेस। या फिर आपने कई बार देखा होगा, आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे ट्रिप पे निकल गए जंगल में, आपने देखा कि जंगल में यार नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेड रीच होती है। जहाँ पे भी आपको ये टावर मिलेगा, नेटवर्क का टावर मिलेगा, उसका जितना भी रेंज है, कवरेज रेंज है, इसीलिए आपने देखा होगा कवरेज बढ़ाने के लिए आपकी खुद की सिटी में या फिर आपको कॉलोनी में आप अपने छत के ऊपर खड़े रहोगे तो आपको कम से कम 3-4 टावर तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट कवरेज सिटी में ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं हो तो हम लोग कैसे इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं? डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट। अब कैसे? यार आपके घर पे DTH आ रहा है ना, DTH जो डायरेक्ट टू होम टीवी आ रही है ना, समझ लीजिए उस टीवी के बदले आपको इंटरनेट आ रहा है। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे भी होगा, यानी कि एक NOC हब रहेगा, एक इंटरनेट रहेगा, इनका बड़ा रिसीवर रहेगा। अब ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, जस्ट टू रेगुलेट, ठीक है। अब ये लोग आपको क्या करेंगे, ये लोग आपको सारी आपकी सेटअप ला के देंगे। जैसे मेरा एयरटेल का DTH है, घर पे मेरे एयरटेल DTH लगा हुआ है जिससे टीवी देखते हैं, राइट। तो वैसे ही एयरटेल वाला बंदा आएगा, हमारा एयरटेल सैटेलाइट इंटरनेट है, तो हमारा सैटेलाइट का सेटअप है, आपका सैटेलाइट राउटर है, आपका सैटेलाइट का जो भी ऊपर लगी हुई थी ना, डिश लगी हुई थी, वो दे देगा आपको, सेटअप है। सीधे डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट यू कैन गेट इंटरनेट एंड यू कैन कनेक्ट इट टू योर अदर थिंग्स, वेरी सिमिलर टू वाईफाई, राइट। बस कोई वायर नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बस केवल एक राउटर है आपके घर पे, और आपके घर पे वो जो छतरी लगी हुई है, राइट, जो इंटरनेट वाली छतरी, अभी जो हम लोग डिश टीवी वाली कहते हैं, वो लगी हुई है जिससे आपको इंटरनेट मिले। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो काफ़ी ग्रेट आइडिया, से काफ़ी सारे फायदे होंगे। ऑफ कोर्स फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ मेनी। व्हाट आर द एडवांटेजेस? आपको हाई स्पीड इंटरनेट का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है लिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे कि प्रॉब्ली 3G और 4G, राइट। उसके ऊपर 5G की स्पीड्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि लिमिटेशन तो है ही है, राइट। इसके अलावा आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। सैटेलाइट इंटरनेट अगर आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा एरिया आप कवर कर लोगे। एक सैटेलाइट से प्रोबेबली आप 500 किलोमीटर रेडियस का एक पूरा चंक ही कवर कर लोगे, जिससे आप इंटरनेट प्रोवाइड कर पाओगे। डज नॉट हैपन विथ वन टावर, राइट। इसके अलावा एक टाइम सैटेलाइट का कॉस्ट है, यस सैटेलाइट कॉस्टली तो पड़ेगा, सैटेलाइट अगर लॉन्च कर रहे हो तो इट्स क्वाइट कॉस्टली, बट वन टाइम सैटेलाइट कॉस्ट है। फिर उसके बाद आपको काफ़ी लो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको हर जगह टावर लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको एक ऑपरेटर चाहिए जो जाकर जहाँ पे इंटरनेट चाहिए उन्हें वो सैटेलाइट का मॉडेम देगा, सैटेलाइट का वाईफाई राउटर देगा, और ऊपर वो सैटेलाइट वाला वो जो अम्ब्रेला दे देगा वो लग जाएगी, राइट। सो लेटर कॉस्ट आर लो, इनिशियल कॉस्ट इज स्टिल हाई। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहेगा, समझ लीजिए कि सैटेलाइट इंटरनेट है। अब अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, जैसे कि इलॉन मस्क का अभी सैटेलाइट इंटरनेट अगर आ गया इंडिया में, कुछ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में ऑलरेडी चल रही है। एयरटेल का भी है, एयरटेल का कोलैबोरेशन है के साथ, राइट, एयरटेल वन, तो उनका भी चलता है। समझ लीजिए मुझे उनका पसंद है तो आई स्विच टू सम अदर सैटेलाइट। अगर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, इमेजिन व्हाट कैन हैपन। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे तो दिस इज गोइंग टू बी लाइफ सेविंग। या फिर आप किसी जंगल एरिया में ही कहीं प्रॉब्लम हो गई, डिजास्टर्स में देखिए कई बार इंटरनेट चला जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा, लोग एक दूसरे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कहीं आप जंगल में, तो वहाँ पे आप रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी पा सकते हो। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ कोर्स, लेकिन इसका कुछ फ्लिप साइड भी है, क्योंकि अगर फ्लिप साइड नहीं होता तो हमारे यहाँ पे जो टावर्स लगे होते ही नहीं, ये आपको समझना है, राइट। सैटेलाइट इंटरनेट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन है कि उसका लिमिटेड स्पीड होता है।
अब जैसे हम लोग 5G 6G में मूव हो रहे हैं, 20 Gbps स्पीड अनइमेजिनेबल विद सैटेलाइट, अनइमेजिनेबल। सैटेलाइट से आपको 20 Gbps स्पीड परहैप्स कभी ना मिल पाए, लेकिन अगेन लिमिटेड स्पीड ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे हाई लेटेंसी होगी क्योंकि सैटेलाइट से भेज रहे हैं तो लो स्पीड है, ज़्यादा लेटेंसी है, धीरे धीरे आपका डेटा अपलोड या फिर डाउनलोड होगा। इसके अलावा वेदर की इश्यूज तो आप देख ही चुके हो, क्योंकि डीटीएच से आप सफ़र कर चुके होंगे। मैंने देखा होगा कि डीटीएच में यार बारिश आ रही है, बादल आ गए, आपका टीवी बंद हो गया। समझ लीजिए बारिश आ गई, बादल आ गया, आपका इंटरनेट बंद हो गया। सो फ्रस्ट्रेटिंग यार, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड, राइट। इसके अलावा जितने ज़्यादा आप सैटेलाइट लॉन्च करोगे, सैटेलाइट की लाइफ कितनी होती है, 20 साल 25 साल। उसके बाद क्या होगा, स्पेस डेब्री। इनफैक्ट हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे ये बताया गया कि आने वाले समय में स्पेस डेब्री आपके सर पे गिरने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इट इज़ नाउ गॉन इनटू डबल डिजिट अपेरेंटली, राइट। सो स्पेस डेब्री, रिसेंटली स्पेस डेब्री फॉल हुआ था, उसको आइडेंटिफाई किया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसी का कुछ स्पेस डेब्री फॉल हुआ था। तो इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो जस्ट थॉट लेट मी शेयर। स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम जरूर होगा। इसके अलावा प्रिवेसी के इशू होंगे, जैसे कि अगर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है तो वहाँ पे हम लोग वीपीएन नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ऑफिस का तो काम होगा ही नहीं। इसके अलावा इन जनरल सिक्योरिटी का इशू होगा। सिक्योरिटी का इशू कैसे, देखिए अगर सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर का, इलॉन मस्क का सैटेलाइट है और इंडिया में ही इज़ प्रोवाइडिंग इंटरनेट इन मुंबई, तो भैया डेटा सिक्योरिटी इशू तो होगा ही होगा। ही हैज़ ऑल द डेटा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी हियर, तो सिक्योरिटी थ्रेट तो रहेगा रहेगा। अगर समझ लीजिए इंडिया में ग्राउंड लेवल का इंटरनेट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कम्युनल वायलेंस चल रहा है, जहाँ पे व्हाट्सएप पे फ्लेमिंग मैसेजेस जा रहे हैं इधर से उधर, कुछ हो रहा है जिससे कम्युनल वायलेंस बढ़ रही है, तो सरकार क्या करती है, इंटरनेट क्रैकडाउन या फिर इंटरनेट लॉकडाउन कर देगी, इंटरनेट बंद करा देगी। अब क्या सैटेलाइट के ऐसे कर सकते हैं, इलॉन मस्क को बोल दे कि बंद कर दे, कर देगा? नहीं करेगा, राइट। दैट माइट बी वन ऑफ द इशू, सिक्योरिटी इशू इज देयर। तो काफ़ी सारी चैलेंजेस है, इसकी वजह से सैटेलाइट इंटरनेट माइट नॉट बी द फ्यूचर ऑल टुगेदर, इट माइट नॉट बी अ फ्यूचर ऑल टुगेदर। दैट्स वाई इट स्टिल इज इन द लिमिटेड स्टेज, नेसेंट स्टेज में है, लेकिन इसके फायदे कई ज़्यादा है। अगर आप इसको देखें स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस, तो काफ़ी ज़्यादा मदद ये कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में शायद हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है। स्पेशली जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन में जब आप एरोप्लेन में हो तो वहाँ पे आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सैटेलाइट इंटरनेट might be explored especially for the Wi-Fi usage or internet usage in the aircrafts, right? So this is one of the possibilities in future, but still it has its own set of challenges. So this was about the satellite internet, right? तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था आज का। इनफैक्ट जाने से पहले आपके लिए कुछ सुझाव है, प्लीज फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स विच माइट बी पोटेंशियल क्वेश्चंस और पोटेंशियल इश्यूज। सबसे पहला है सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बहुत ही बज वर्ड बन चुका है, ऑल दो मैं कहूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, इट कैन बी कनेक्टेड विद अ टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमी ऑल्सो। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, क्या ये सोल्यूशन है? क्योंकि आपने देखा है कि क्रिप्टो के साथ, क्रिप्टो की प्रॉब्लम क्या है, रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, एकदम एनोनिमस है, डिसेंट्रलाइज है। इसी वजह से सारी सरकारें थोड़ा सा टेंस हो जाती है क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने में। इसीलिए सेंट्रल बैंक खुद डिजिटल करेंसीज या फिर एक डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो क्या ये सोल्यूशन है? क्या इंडिया को भी इस तरह की एक डिजिटल करेंसी बनानी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड डिजिटल सर्विसेज के ऊपर थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड बेस्ड डिजिटल सर्विसेज? कैसे ये चेंज कर रहे हैं वर्क स्पेस, कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी? इसके ऊपर थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी, जस्ट चेक, ऑल्दो आई वुडंट एक्सपेक्ट अ मेंस क्वेश्चन ऑन दिस, बट क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प इन फ्यूचर? व्हाट आर द इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंडियन साइड? डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर भी थोड़ा सा देख लीजिए, ऑल्दो कई सालों से चल रहा है। अभी तो डेटा प्रोटेक्शन बिल भी विड्रॉ हो चुका है, बट डेटा लोकलाइजेशन इज़ अ मस्ट। डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर इसके फ़ायदे क्या होंगे, किस तरह से हम लोग डेटा लोकलाइज कर सकते हैं, या फिर डेटा लोकलाइजेशन के अगर हम लोग स्ट्रिक्ट रूल्स ले आएंगे हमारे देश में तो उससे स्टार्टअप्स के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या? राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। इसके अलावा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी बिल है, द बिल वाज पास्ड, तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी बिल के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिएगा। परहैप्स अ क्वेश्चन माइट कम, बट अगेन
प्लीज़ फोकस ऑन दिस, ताकि आपको इसके ऊपर नॉलेज रहे। इनसे जुड़े हुए भी आपको कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, या फिर आप इन चीज़ों को भी आपके एग्जाम्पल्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टुडेज क्लास वुड बी अ रादर टफ क्लास, क्योंकि यार लिमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इतने सारे सवाल, इतनी सारी आइडियाज़ बन सकते हैं। You never know from where UPSC will ask, and perhaps only one question will come, right? 10 marks or 15 marks, but be ready for these. थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा, right? With that note, let me end today's discussion. I hope that your preparation is going up to the mark, and you know that you can always follow me on the ID @RahulSai222. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कि सवाल है, कोई डाउट है, directly message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।